गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC सेकेंड ईयर में बच्चे और सीखना जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सीखने के सार्थक एवं बाधक कारक। हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कुछ कारक ऐसे होते हैं जो गति प्रदान करते हैं, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो बाधकता लाते हैं यानी बाधा उत्पन्न डालते हैं। तो हम इसके अंतर्गत हम कुछ सार्थक जो कारक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सार्थक कारक के अंतर्गत क्या क्या चीज आ जाएगी? अभिप्रेरणा है, आकांक्षा है, अवधान है, रुचि है। ये सब क्या है? सीखने के लिए साधक कारक होते हैं जो छात्रों को अभिप्रेरित करते हैं कि छात्रों को किस प्रकार से सिखाया जाए, किस प्रकार से उनकी गति बढ़ाई जाए, उसको हम इसमें ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सीखने की प्रक्रिया एकल में, समूह में भी होती है, क्योंकि बालक कहीं भी सीख सकता है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। बच्चा जब छोटा होता है, धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो वह फ्रेंड उसके मित्र के संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, विद्यालय में जाता है तो शिक्षक के संपर्क में आता है। तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति सीखता है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। आज हम हैं तो आज हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। जिसके अंतर्गत सीखने की जो सार्थक कारक है उसमें हमारा पहला कारक है अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब मनुष्य अभिप्रेरणा मनुष्य की आंतरिक शक्ति होती है। व्यक्ति को जब मनुष्य को कुछ चीज करनी होती है या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो वह अब उसे अभिप्रेरणा मिलती है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानता है। अगर उसे लगता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ तो वह उसको प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश, पूरे प्रयत्न करता है। उसे लगता है कि भाई मैं ये काम तो अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसके लिए उसकी रुचि बढ़ जाती है, फिर कार्य करने का तरीका बढ़ जाता है, तो उससे वह क्या होता है? मोटिवेशन होता है। एक विद्यालय में जब बालक जाता है और एक शिक्षक से उसे अभिप्रेरणा मिलती है तब भी वह कार्य करने के लिए अत्यधिक प्रेरित होता है कि भाई उसे कार्य करना है, उसे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी अभिप्रेरणा विद्यालय के अलावा कॉलेजों में, परिवार में, समाज में कहीं भी मिल सकती है, जिससे छात्र अभिप्रेरित होकर अपने मार्ग को हासिल कर सकता है। अब इसमें सेकंड पॉइंट है रुचि व अवधान। रुचि एवं अवधान, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि छात्र जब शिक्षण कार्य करता है तो उसमें उसको रुचि होती है, ध्यान केंद्रित होता है। अगर उसे कोई कार्य करने में खुशी मिलती है तो वो क्या करता है? उसकी ओर खींचा चला जाता है। अगर हमें लगता है कि ये कार्य सिर्फ मुझे बाहरी दबाव से करना है तो उसकी रुचि नहीं है, तो छात्र क्या करता है? उस काम को करके छोड़ देता है। अगर हमें उसे जैसे किसी को डांस का शौक होता है, किसी को गीत का शौक होता है, तो वो बच्चा क्या करता है? उसी फील्ड में जाता है क्योंकि उसको उस चीज में इंटरेस्ट होता है, उसकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित रहता है, ध्यान खींचा चला जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो सीखने के अंतर्गत जो सार्थक कारक है उसमें रुचि और अवधान कहीं ना कहीं सार्थक कारक सिद्ध होते हैं, क्योंकि अगर छात्र की रुचि जिस चीज में होगी तो वह क्या करेगा? उसकी ओर चला जाता है, जो कि उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसकी इंद्रियां कहीं ना कहीं उसकी ओर चली जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को शॉपिंग का शौक होता है, अगर वो मार्केट से गुजर रहा है तो वो क्या करता है? दुकानों पे कपड़े लगों को, ड्रेसों को देखता है, क्योंकि उसका ध्यान वहां चला जाता है, क्योंकि उसको उससे शॉपिंग करने में इंटरेस्ट होता है। कोई व्यक्ति है जो पढ़ रहा है, अगर सॉन्ग चलता है तो वह नाचने लगता है, नाचने के लिए उसके पैर कांपने लगते हैं, हाथ हिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज में इंटरेस्ट होता है, इसलिए वह उसकी ओर खींचा चला जाता है। अब नेक्स्ट है आकांक्षा स्तर।
अब आकांक्षा स्तर के अंतर्गत क्या है? आकांक्षा के स्तर के अंतर्गत हमने देखा है कि जब व्यक्ति की योग्यता उसके जब व्यक्ति की योग्यता क्षमता से अधिक होती है, या हम कहें क्षमता अधिक होती है, योग्यता कम होती है, उसकी हम क्या कहते हैं? आकांक्षा स्तर कहते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसी व्यक्ति की योग्यता तो 10वीं या 5वीं पास होती है, बाकी उसको नॉलेज, उसका स्तर बहुत काफ़ी बड़ा होता है। किसी की योग्यता बहुत अच्छी होती है तो उसकी क्षमता अधिक नहीं होती है, वो अच्छा पढ़ाने में कुशल नहीं हो पाता है। तो ये क्या है? आकांक्षा स्तर होता है। कहीं कहीं जगह हमने देखा है कि व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, उसकी योग्यता अलग होती है, क्योंकि हमने देखा है कि सभी व्यक्ति की क्षमता योग्यता एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने सबकी जो योग्यता होती है वो अलग अलग होती है, उनकी जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में अगर हम देखते हैं तो छात्र की आकांक्षा स्तर का ये बहुत महत्व होता है। फिर है समूह गतिकी। हम देखें वर्तमान समय में वृत्ति शिक्षण के स्थान पर कक्षा शिक्षण होता है, क्योंकि हमने देखा है क्योंकि छात्रों को विद्यालय के अंतर्गत कक्षा में शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो समूह के नेता होते हैं उनका शिक्षार्थी में विश्वास होता है, क्योंकि हमने देखा है ये क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चे क्या करते हैं? उन शिक्षक पर विश्वास करके उनकी बात मानते हैं। क्योंकि अगर हमने देखा है कि अगर व्यक्ति समूह में पढ़ता है तो वह अधिक क्रियाशील होता है, अधिक सीखने की कोशिश करता है। अगर वही चीज़ हम छात्रों को अगर अकेले में पढ़ाते हैं तो छात्र पढ़ने तो विश्वास होता है, क्योंकि जब छात्र एक शिक्षक पर विश्वास करता है तो वह एक भगवान के समान विश्वास करता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे शिक्षक के द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया वह स्थायी ज्ञान होगा। अगर हम बालकों को समूह में ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया या हमें सीखने की प्रक्रिया में तेजी होती। इसलिए अक्सर आपने देखा है कि विद्यालय में समूह रूप में छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे छात्र उस शिक्षण को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये था समूह गतिकी, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि सीखने के जो सार्थक कारक थे वह आज हमने अध्ययन किया, जिसमें हमें अभिप्रेरणा, रुचि, अवधान, आकांक्षा स्तर और समूह गति के बारे में अध्ययन किया था। इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर व्यक्ति अगर सीखने की कोशिश करता है तो उसे मोटिवेशन देना चाहिए, उसकी रुचि का किस में है, ठीक है, और उसका आकांक्षा स्तर क्या है, उसकी समूह गति के बारे में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी, इस प्रकार की चीजें एक शिक्षक को आनी चाहिए। क्योंकि एक छात्र को जब अपनी योग्यता स्तर के अनुसार सीखने को नहीं मिलता है तो क्या होता है? उसमें निराशा उत्पन्न हो जाती है। तो हमें छात्रों को अधिक से अधिक सीखने की ओर प्रेरित करना चाहिए। अगर किसी बालक को सीखने की जिज्ञासा है, अगर वो कुछ बनना चाहता है अपने जीवन में, तो एक शिक्षक को सीखने के लिए और अधिक प्रेरित करना चाहिए। तो ये थे इसके सार्थक कारक। कल हम इसके बाधक कारक पढ़ेंगे। इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है आज का आपका असाइनमेंट है सीखने के सार्थक कारक बताइए। कि सीखने के सार्थक कारक बताइए। क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए,
हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।